नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस प्रशिक्षुओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमेशा यह याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक हैं, इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि में राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम की भावना रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले ले उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। आपके कामकाज का दायरा और समस्याएं अक्सर लोकल होगी। ऐसे में ये मंत्र बहुत काम आएगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक हैं। इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, इसी भावना को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है। इस साल की 15 अगस्त की तारीख अपने साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ लेकर के आ रही है। बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है। युवाओं को देख रहा हूं जो अगले 25 वर्ष तक भारत में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहभागी होंगे। ये बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए अब एक नई शुरुआत, एक नए संकल्प के इरादे के साथ आगे बढ़ना है। ऐतिहासिक दांडी मार्च का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि नमक सत्याग्रह के साथ महात्मा गांधी ने 1930 में ब्रिटिश राज की नींव हिलाने की बात कही थी। उन्होंने लोगों के एक छोटे समूह के साथ साबरमती से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। मैं आपको 1930 की दांडी यात्रा की याद दिलाना चाहता हूं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दम पर अंग्रेजी शासन की नींव हिला देने की बात कही थी। एक छोटे से जत्थे को साथ लेकर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकल पड़े थे। एक एक दिन बीतता गया और जो लोग जहां थे वो नमक सत्याग्रह से जुड़ते चले गए। 1930 से 1947 के बीच देश में जो ज्वार उठा, जिस तरह देश का युवा आगे बढ़कर आए, एक लक्ष्य के लिए एकजुट होकर पूरी युवा पीढ़ी जुट गई। आज यही मनोभाव आपके भीतर भी अपेक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पुलिस अफसरों से कहा कि उन्हें आर्थिक धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए साइबर सुरक्षा की दिशा में नई पहल और तकनीक लानी होगी। साइबर सिक्योरिटी को लेकर नए प्रयोगों, नए रिसर्च और नए तौर तरीकों को आपको डेवलप भी करना होगा और उनको अप्लाई भी करना होगा। साथियों, देश के संविधान ने, देश के लोकतंत्र ने जो भी अधिकार देशवासियों को दिए हैं,
जिन कर्तव्यों को निभाने की अपेक्षा की है, उनको सुनिश्चित करने में आपकी भूमिका अहम है और इसलिए आपसे अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माओवादी हिंसा को सीमित किया जा रहा है, साथ ही जनजाति इलाकों में विकास से विश्वास के सेतु बनाए जा रहे हैं। और अब सीधे रुख करते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर का, जहां पर बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। केंद्रीय पर्यावरण, श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रेम शुक्ला जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय भूपेंद्र जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ओबीसी समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को उनके नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज की पीजी और यूजी क्लासेस में एडमिशन देने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है, उसके लिए उनको बधाई देती है और उनका अभिनंदन करती है। ये एक ऐतिहासिक अवसर है कि लंबे समय से देश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए समाज के सभी वर्गों को समाहित करते हुए समरस भारत की रचना को करने के लिए बहुत सारे निर्णय एक लंबे समय से पेंडिंग थे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको पूरा करके सरकार ने सामाजिक समरसता का, समतामूलक समाज का और सभी वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के जो संवैधानिक दायित्व उनको पूर्ण करने का प्रयास किया है। हम ये भी जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग का जो आयोग था उसको संवैधानिक आयोग देने की मांग एक लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी। यूपीए सरकार के 10 साल निकल गए लेकिन उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा नहीं दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। देश में एक लंबे समय से इस बात की भी मांग पेंडिंग थी कि जो सामान्य समाज के जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको भी संवैधानिक आरक्षण दिया जाए और इस विषय को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को दिया गया। भारत के संविधान में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना है उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया और इसीलिए मेडिकल कॉलेज में भी ओबीसी समाज के 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी 10% आरक्षण की बात की गई। और इस बात को कहते हुए भी संतोष होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी जिस प्रकार से ये सरकार चली है, उस सरकार के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में देश में 179 नए मेडिकल कॉलेज खुले। अब देश में 558 जिसमें 298 सरकारी और 269 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और यूजी और पीजी के सीटों की संख्या में भी 56% के करीब और पीजी की सीटों में तो 80% के करीब बढ़ोतरी की गई है। और कुछ ऐसे भी ऐतिहासिक निर्णय इस पूरे 5 साल में लिए गए जो पिछड़ा आयोग और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को जिस प्रकार से 10% मेडिकल में आरक्षण दिया गया, पिछड़े वर्ग के संवैधानिक आयोग की रचना की गई, पीएसयू सार्वजनिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों में क्रीमी लेयर की आय सीमा तय की गई, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के लिए जनवरी 2015 में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया,
पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर को उनके जन्म स्थान मध्य प्रदेश के महू में जाकर के श्रद्धांजलि दी, नमन किया। दलित युवाओं के लिए इस सरकार के द्वारा वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई। अनुसूचित जाति से संबंधित उद्यमियों को संवर्धित ऋण गारंटी की योजना शुरू की गई। जनजाति समाज के वन उत्पादों को एमएसपी का लाभ दिया गया। देश के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 4% समान एससी और एसटी उद्यमियों की खरीदारी की नीति बनाई गई। और सबसे बड़ी बात है, कल 2 वर्ष पूरे होने वाले भी हैं, मुस्लिम महिलाओं को भी ट्रिपल तलाक का अधिकार दिया गया। ये सब विषय भारत में एक लंबे समय से सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग जिस प्रकार से शासन में भागीदारी के साथ साथ विकास के मार्ग पर बढ़ना चाहते थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को लेते हुए सरकार ने दृढ़ता के साथ उस पर कदम उठाए हैं। आज भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस का इतिहास इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस ने 1950 से लेकर 1977 तक, जब वो 74 तक वो पूरे देश के शासन में रहे, और उसके बाद भी पिछड़ा वर्ग आयोग को, चाहे काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, चाहे मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, उसको लागू नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी आर्थिक रूप से सामान्य समाज वर्ग के जो लोग हैं उनको समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए भी किसी प्रकार की नीति को लागू नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के संसदीय परंपरा के आचरण पर एक धब्बा लगाने जैसा प्रश्न चिन्ह है कि जब पहली बार देश के मंत्रिमंडल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, ट्राइबल समाज के लोग, सामान्य समाज के लोग और सबसे बड़ी संख्या में महिला वर्ग इस मंत्रिमंडल में जब आए और संसद के सामने जब उनका परिचय कराना था, तो कांग्रेस ने अपने दुर्भाग्यपूर्ण आचरण से, संसदीय परंपरा की मर्यादाहीनता के आचरण से उन महिलाओं का परिचय भी नहीं होने दिया। ये संसदीय परंपरा और मर्यादा को तोड़ने का काम कांग्रेस के द्वारा लगातार किया जाता रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी वर्गों को सामाजिक न्याय के लिए, सभी वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमेशा संकल्प किया है कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है, शासन में गरीबों तक उनकी योजनाओं को पहुंचाने के साथ ही साथ अपनी सामाजिक नीतियों के माध्यम से उनको अवसरों में भी उसी प्रकार की उपलब्धता प्रदान की गई है। और इसके लिए हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। कोई प्रश्न? विकास जी। सर, ये जो आरक्षण मिला है इसका विरोध तो विरोधी पार्टियां नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उनका आरोप ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए ओबीसी वोट को साधने के लिए मोदी सरकार ने अब ये फैसला किया है। जो विरोध करने वाली पार्टियां हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं कि जो कल तक सामाजिक न्याय के नाम पर लड़ाई लड़ते थे, क्या उनका समाज केवल उनके परिवार तक सीमित हो गया? क्या उनकी राजनीति उनके परिवार तक सीमित हो गई है? और मैं तो इनको ये कहना भी चाहता हूं, मैं तो उस संसदीय समिति का अध्यक्ष भी रहा हूं जिसमें ओबीसी वर्ग को संवैधानिक आयोग देने की बात की गई थी। उनकी क्या भूमिका है? और मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस बताए तो सही उनकी भूमिका क्या रही है। उनके शासनकाल में कहां वो रह रहे थे जब 2 ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आई और उन्होंने लागू नहीं की। उनके सारे विषय राजनीतिक हैं और उनके भी जो विषय हैं ये उनके व्यवहार और विचार और उनके विरोधाभास को भी दर्शाता है। और कोई प्रश्न? अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को, जिन्होंने
प्रधानमंत्री का आभार जताया। मेडिकल के क्षेत्र में 27% आरक्षण ओबीसी को देने के लिए और साथ ही साथ 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देने के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस सरकार में पिछले 5 साल में 1799 नए कॉलेज खुले हैं। साथ ही मेडिकल की यूजी और पीजी की जो सीटें हैं उनमें भी बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है। यहाँ तक कि पीजी की सीटों में 80% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का भी सरकार ने काम किया है और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। तो अभी आपने सुनी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर शिकंजा कसने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आज एक बड़ी कार्रवाई की। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग समेत 14 जगहों पर छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज पुलवामा जिले के जंगली इलाके में सुबह सुबह हुए एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ का सटीक स्थान नामीबिया और मार्सर सामान्य क्षेत्र दाचीगांव वन के बीच है। 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। सेना और पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। और बात करते हैं कोविड-19 की। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 41,649 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 37,291 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.37% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,08,920 है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.42% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34% है, जो 5% से कम बना हुआ है। वहीं देश भर में अब तक कुल 46 करोड़ 64 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 48.78 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अभी वैक्सीन की 3.14 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। और भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 46 करोड़ 15 लाख 18 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 52,99,036 टीके लगाए गए। केंद्र ने कोविड महामारी से निपटने के लिए इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 1,828 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पैकेज की कुल राशि का 15% है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से देश भर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय टीम केरल में कोविड की स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य के दौरे पर है। टीम कल रात तिरुवनंतपुरम पहुंच गई है। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय टीम कोविड प्रबंधन में राज्य के जारी प्रयासों में मदद करेगी। टीम के सदस्य 2 अलग अलग दलों में विभाजित होकर राज्य के उत्तरी और दक्षिणी जिलों का दौरा करेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन केंद्रीय टीम राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ चर्चा करेगी। सेंट्रल टीम के अध्यक्ष डॉक्टर सुजीत सिंह ने कहा कि बढ़ते मामलों की पुष्टि और हाई पॉजिटिविटी रेट केरल के लिए चिंता का विषय है और उनकी टीम पूरी स्थिति का समग्रता से मूल्यांकन करेगी। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण पहाड़ी इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। पहाड़ों में भूस्खलन के कारण जगह जगह यातायात बाधित हुई है और लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में सीमा सड़क संगठन अपने बुलंद हौसलों के साथ स्थिति को सामान्य बनाने में जोश खरोश के साथ जुटा हुआ है। लाहौल स्पीति घाटी में सामरिक से अहम मनाली सारचू सड़क पर कुछ जगहों पर भूस्खलन की घटना के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन बीआरओ के दल ने घटनास्थल पर रवाना होकर अपने दमखम का परिचय देते हुए केनलुंग समेत सभी भूस्खलन वाले मार्ग को खोल दिया। बीआरओ ने स्थिति में सुधार लाने के लिए अपने हौसले का शानदार परिचय दिया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश के बाद यारलुंग लामांग सड़क पर यातायात को बहाल करने के लिए सीमा सड़क संगठनों के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए अवरुद्ध हुए सड़क मार्ग को खोल दिया है।
सीमा सड़क संगठन के जांबाज जवानों ने विपरीत मौसम और कठिन परिस्थितियों के बीच दिन रात यातायात बहाल करने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया, जिससे जनजीवन फिर से सामान्य होने की दिशा में लौट रहा है। भारतीय नौसेना देश के तटों और समुद्र की सुरक्षा का प्रहरी है और हर पल दुश्मनों से देश की रक्षा में जी जान से जुटा है। इसके अलावा भारतीय नौसेना का एक मानवीय चेहरा है जो हर विपरीत परिस्थिति में लोगों की मदद करता रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला 29 जुलाई को रात 11 बजे आईएनएस ऐरावत को कार निकोबार में मछुआरों की एक नाव सालेस मठ से स्ट्रेस सिग्नल मिला। आईएनएस ऐरावत ऑपरेशन समुद्र सेतु के दूसरे चरण में इंडोनेशिया के जकार्ता से कोविड-19 राहत सामग्री की डिलीवरी के बाद वापस लौट रहा है। इसके बाद जहाज पर तैनात कर्मचारी तुरंत चौकन्ना हो गए। बिना एक भी पल गंवाए आईएनएस का रुख स्ट्रेस सिग्नल वाले जहाज की तरफ मोड़ दिया गया। पोर्ट ब्लेयर आधारित 20 मीटर लंबी मछली पकड़ने वाली नाव 7 चालक दल के साथ 29 जुलाई की सुबह से ही गियर बॉक्स में बड़ी खराबी के कारण बीच समुद्र में फंसी हुई थी और निकलने का प्रयास कर रही थी। मछुआरे एमएमबी चैनल 16 पर सहायता के लिए अनुरोध भी कर रहे थे। ऐसे मुश्किल समय में आईएनएस ऐरावत मछुआरों के लिए फरिश्ता बन गया। ऐरावत ने मछुआरों को सुरक्षित और सकुशल बाहर निकालने के लिए राहत अभियान शुरू किया। परिस्थिति प्रतिकूल थी। 25 समुद्री मील से अधिक तेज हवाओं और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। बारिश ने राहत और बचाव अभियान को मुश्किल बना दिया था, लेकिन आईएनएस के चट्टानी बुलंद इरादों के सामने तेज हवाओं ने भी घुटने टेक दिए। अब मछुआरों की नाव को आईएनएस ऐरावत की सहायता से पास के बंदरगाह की तरफ ले जाया जा रहा है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने चीन पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए यात्रा प्रतिबंधों पर चिंता जताई है। बीजिंग में एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम में अपने संबोधन में मिस्त्री ने कहा कि वर्तमान वास्तविकताओं से निपटने के लिए और अधिक टिकाऊ प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने संकीर्ण मानसिकता को बढ़ावा दिया है। मिस्त्री ने कहा कि सभी देशों को आपूर्ति श्रृंखला को टिकाऊ बनाए रखने के लिए इसमें विविध तरीके से निवेश करना चाहिए। और अब बात है टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी खबरों की। टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए सबसे अच्छी खबर एथलेटिक्स से आई है, जहां महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में भारत की कमलप्रीत कौर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये कमलप्रीत का पहला ओलंपिक है और अपने ओलंपिक डेब्यू पर ही उन्होंने भारत के लिए मेडल की उम्मीद जगा दी है। कमलप्रीत ने 64 मीटर का डिस्कस फेंका और क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे नंबर पर रहीं। क्वालिफिकेशन में कमलप्रीत से आगे सिर्फ अमेरिका की डिस्कस थ्रोअर रहीं, जिन्होंने 66 मीटर से ज्यादा दूरी तक डिस्कस फेंका। भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए अपने मुकाबले को 4-3 से जीतकर खुद के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। इस मैच में भारतीय जीत में अहम भूमिका निभाई वंदना कटारिया ने, जिन्होंने मैच में गोल की हैट्रिक लगाई। यह पहली बार है जब किसी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने ओलंपिक के मंच पर गोल की हैट्रिक लगाई है। टोक्यो ओलंपिक में आज तीरंदाजी में पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के अतानु दास की चुनौती समाप्त हो गई। अतानु का सामना प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकाहारू फुरुकावा से हुआ, जहां जापान के तीरंदाज ने 6-4 से जीत दर्ज की। अतानु अपने पिछले मुकाबले में 2 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया के ओ जिन हयक को शूट ऑफ में हराकर पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा के तीसरे दौर में जगह बनाने में सफल रहे थे। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु आज अपना सेमीफाइनल मुकाबला विश्व नंबर 1 चीनी ताइपे की ताओ जुयोंग के खिलाफ खेलेंगी। इससे पहले शुक्रवार को सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को बेहद रोमांचक मुकाबले में 21-13, 22-20 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया था। सिंधु अगर सेमीफाइनल मुकाबला जीत जाती हैं तो भारत के लिए एक और पदक पक्का हो जाएगा। हालांकि सिंधु का ताई जुयिंग के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। दोनों के बीच अब तक 18 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें सिंधु केवल 5 बार और चीनी ताइपे खिलाड़ी ने 13 बार बाजी मारी है। बॉक्सिंग के मिडिल वेट मुकाबलों के क्वार्टर फाइनल में आज बॉक्सर पूजा रानी जीतने का लक्ष्य लेकर उतरेंगी। 2021 के में एशियाई चैंपियन का खिताब जीतने वाली पूजा के सामने 2016 रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता चीनी बॉक्सर ली क्यू होंगी। पूजा ने अपने डिफेंस पर काफी अच्छा काम किया है और बॉक्सिंग रिंग में उनकी तेजी भी देखने लायक रही है।
पूजा आज अगर इस मुकाबले को जीत जाती है तो भारत के लिए बॉक्सिंग से दूसरा पदक पक्का हो जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। भारतीय संगीत जगत की ऐसी जानी मानी गायिका जो अपनी अलग आवाज और अलग अंदाज के लिए जानी जाती हैं। जैसे मैं गाती हूँ वैसे दिखती नहीं हूँ, और जैसे दिखती हूँ वैसे गाती नहीं। Music is not my business. Communication is. Also, the song is always bigger than the singer, and a song is a song is a song. I think it's one of the biggest USP, that is being able to carry my Indianness everywhere all the time. चाहे जितने भी channels क्यों न हो दुनिया में, दूरदर्शन जैसे कुछ है ही नहीं। यो जीवती सजीवती। ये जो कैटलॉग ऑफ तंजूर आप देख रहे हैं, इसमें 4366 संस्कृत के अनुदित ग्रंथ हैं, और हमारे लिए इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो हमारे देश में सदा के लिए लुप्त हो चुके हैं। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता नित्या रमणीया। सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस प्रोबेशनर्स से किया संवाद। उन्हें बताया एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्वजवाहक। कहा आपकी हर गतिविधि में होना चाहिए राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम की भावना रिफ्लेक्ट। प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। साथ ही आईपीएस प्रोबेशनर्स को देश हित में फैसले लेने का दिया मंत्र और उनसे स्वराज्य के लिए आगे बढ़ने का किया आह्वान। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग समेत दर्जन भर से अधिक जगहों पर एनआईए की छापेमारी। वहीं पुलवामा के जंगलों में आतंकी मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकवादी किए ढेर। एनकाउंटर जारी, सेना और पुलिस का तलाशी अभियान शुरू।
भाजपा ने ओबीसी समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को मेडिकल पढ़ाई में आरक्षण के केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर लगाया पिछड़े वर्ग को नजरअंदाज करने का आरोप। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 46 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। बीते 24 घंटों में देश भर में मिले 41,000 से अधिक नए मामले, इनमें से करीब आधे केस केरल से। और टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स से भारत के लिए आई अच्छी खबर। महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में भारत की कमलप्रीत कौर ने फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। वहीं भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु की महिला एकल सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 ताई त्सु यिंग से आज होगी भिड़ंत। बॉक्सर पूजा रानी का क्वार्टर फाइनल में ली कियानिन से होगा सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अंसारी और ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस प्रशिक्षुओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमेशा यह याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक हैं। इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि में राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम की भावना रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले ले उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। आपके कामकाज का दायरा और समस्याएं अक्सर लोकल होगी। ऐसे में ये मंत्र बहुत काम आएगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक हैं। इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, इसी भावना को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है। इस साल की 15 अगस्त की तारीख अपने साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ लेकर के आ रही है। बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है। युवाओं को देख रहा हूं जो अगले 25 वर्ष तक भारत में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहभागी होंगे। ये बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए अब एक नई शुरुआत, एक नए संकल्प के इरादे के साथ आगे बढ़ना है। ऐतिहासिक दांडी मार्च का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि नमक सत्याग्रह के साथ महात्मा गांधी ने 1930 में ब्रिटिश राज की नींव हिलाने की बात कही थी। उन्होंने लोगों के एक छोटे समूह के साथ साबरमती से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। मैं आपको 1930 की दांडी यात्रा की याद दिलाना चाहता हूं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दम पर अंग्रेजी शासन की नींव हिला देने की बात कही थी। एक छोटे से जत्थे को साथ लेकर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकल पड़े थे। एक एक दिन बीतता गया और जो लोग जहां थे वो नमक सत्याग्रह से जुड़ते चले गए।
1930 से 1947 के बीच देश में जो ज्वार उठा, जिस तरह देश का युवा आगे बढ़कर आए, एक लक्ष्य के लिए एकजुट होकर पूरी युवा पीढ़ी जुट गई। आज यही मनोभाव आपके भीतर भी अपेक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पुलिस अफसरों से कहा कि उन्हें आर्थिक धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए साइबर सुरक्षा की दिशा में नई पहल और तकनीक लानी होगी। साइबर सिक्योरिटी को लेकर नए प्रयोगों, नए रिसर्च और नए तौर तरीकों को आपको डेवलप भी करना होगा और उनको अप्लाई भी करना होगा। साथियों, देश के संविधान ने, देश के लोकतंत्र ने जो भी अधिकार देशवासियों को दिए हैं, जिन कर्तव्यों को निभाने की अपेक्षा की है, उनको सुनिश्चित करने में आपकी भूमिका अहम है और इसलिए आपसे अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माओवादी हिंसा को सीमित किया जा रहा है, साथ ही जनजातीय इलाकों में विकास से विश्वास के सेतु बनाए जा रहे हैं। बीते सालों में बहुत परिश्रम करके माओवादी हिंसा को हम सीमित कर रहे हैं। आज जनजातीय क्षेत्रों में विकास और विश्वास के नए सेतु बनाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप जैसी युवा लीडरशिप इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान पुलिसकर्मियों के साहस और बलिदान को याद करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे पुलिसकर्मियों ने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे पुलिसकर्मियों ने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इस प्रयास में कई पुलिसकर्मियों को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी है। मैं इन सभी जवानों को, पुलिस साथियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और देश की तरफ से उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री ने युवा आईपीएस ऑफिसर रंजीता से संवाद करते हुए समाज में पुलिस की भूमिका और सशक्त बनाने का मंत्र देते हुए कहा कि हफ्ते में एक दिन छात्राओं के विद्यालय में समय बिताकर और छात्राओं के साथ योगाभ्यास करके हम काफी सुधार ला सकते हैं। अगर मैं फील्ड में जाकर पुलिस की छवि को सुधारने, उसको बेहतर करने, उसमें किसी भी प्रकार का अगर योगदान दे पाऊंगी, पुलिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, पुलिस स्टेशंस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, ओवरऑल जो इमेज है पुलिस की, अगर उसको जरा भी इम्प्रूव करने में अगर मेरा योगदान रहा सर, वो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी और मेरा लक्ष्य भी रहेगा। आपको जहां भी ड्यूटी का अवसर मिले, सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाकर के उन बच्चियों से ऐसे ही गपशप कीजिए। ये जीवन भर इस क्रम को बनाए रखिए। सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाना, उन बच्चियों से मिलना, बातें करना, उनसे चर्चा करना। और दूसरा, हो सके अगर योगा की आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है तो कहीं खुले बगीचे में बच्चियों के लिए योगा का एक आध क्लास भी चलाइए, जिसमें आप बीच बीच में जाया करें, ऑर्गेनाइज करें। ये आपकी ड्यूटी के सिवाय कुछ काम कीजिए, आप देखिए इसका असर कुछ ज्यादा ही होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर शिकंजा कसने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आज एक बड़ी कार्रवाई की। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग समेत 14 जगहों पर छापेमारी की है।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज पुलवामा जिले के जंगली इलाके में सुबह सुबह हुए एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ का सटीक स्थान नामीबिया और मारसर सामान्य क्षेत्र दाची गांव वन के बीच है। 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। सेना और पुलिस का तलाशी अभियान भी जारी है। भाजपा ने ओबीसी समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को मेडिकल कॉलेज की पीजी और यूजी की पढ़ाई में आरक्षण का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक प्रेस वार्ता में इस फैसले को लाभकारी बताया। मेडिकल कॉलेज में भी ओबीसी समाज के 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी 10% आरक्षण की बात की गई। पिछले 5 वर्षों में देश में 179 नए मेडिकल कॉलेज खुले। अब देश में 558 जिसमें 298 सरकारी और 269 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और यूजी और पीजी के सीटों की संख्या में भी 56% के करीब और पीजी की सीटों में तो 80% के करीब बढ़ोतरी की गई है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग एक लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन यूपीए सरकार के पिछले 10 वर्ष में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। कांग्रेस का इतिहास इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस ने 1950 से लेकर 1977 तक, जब वो 74 तक वो पूरे देश के शासन में रहे और उसके बाद भी पिछड़ा वर्ग आयोग को, चाहे काका कालेलकर की रिपोर्ट हो चाहे मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, उसको लागू नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी आर्थिक रूप से सामान्य समाज वर्ग के जो लोग हैं उनको समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए भी किसी प्रकार की नीति को लागू नहीं किया गया। केंद्र ने कोविड महामारी से निपटने के लिए इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 1,828 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पैकेज की कुल राशि का 15% है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से देश भर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। और अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण के मामलों की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 41,649 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 37,291 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.37% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,08,920 हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.42% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34% हुआ है, जो 5% से कम बना हुआ है। वहीं देश भर में अब तक कुल 46 करोड़ 64 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 48.78 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अभी वैक्सीन की 3.14 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 46 करोड़ 15 लाख 18 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 52,99,036 टीके लगाए गए हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय टीम केरल में कोविड की स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य के दौरे पर है। टीम कल रात तिरुवनंतपुरम पहुंच गई। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय टीम कोविड प्रबंधन में राज्य के जारी प्रयासों में मदद करेगी। टीम के सदस्य 2 अलग-अलग दलों में विभाजित होकर राज्य के उत्तरी और दक्षिणी जिलों का दौरा करेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन केंद्रीय टीम राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ चर्चा करेगी। सेंट्रल टीम के अध्यक्ष डॉक्टर सुजीत सिंह ने कहा कि बढ़ते मामलों की पुष्टि और हाई पॉजिटिविटी रेट केरल के लिए चिंता का विषय है और उनकी टीम पूरी स्थिति का समग्रता से मूल्यांकन करेगी। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और खबरों के साथ आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
ओए, ये कोरोना कब जाएगा? क्या पता डिग्री मिलेगी, क्या पता नौकरी मिलेगी, क्या पता बड़े बड़े शहरों में करनी थी पढ़ाई, सपने सारे हो गए हैं लापता। ओ मेरे टॉपर्स, बड़े शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपग्रेड लाया है बैचलर्स डिग्रीज इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से ऑनलाइन इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ। upgrad.com। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण पहाड़ी इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। पहाड़ों में भूस्खलन के कारण जगह जगह यातायात बाधित हुआ है और लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में सीमा सड़क संगठन अपने बुलंद हौसलों के साथ स्थिति को सामान्य बनाने में जोश खरोश के साथ जुटा हुआ है। लाहौल स्पीति घाटी में सामरिक से अहम मनाली सारचू सड़क पर कुछ जगहों पर भूस्खलन की घटना के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन बीआरओ के दल ने घटनास्थल पर रवाना होकर अपनी दमखम का परिचय देते हुए केनलुंग समेत सभी भूस्खलन वाले मार्ग को खोल दिया है। बीआरओ ने स्थिति में सुधार लाने के लिए अपने हौसले का शानदार परिचय दिया। अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश के बाद यारलुंग लामांग सड़क पर यातायात को बहाल करने के लिए सीमा सड़क संगठन के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए अवरुद्ध हुए सड़क मार्ग को खोल दिया है। सीमा सड़क संगठन के जांबाज जवानों ने विपरीत मौसम और कठिन परिस्थितियों के बीच दिन रात यातायात बहाल करने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया, जिससे जनजीवन फिर से सामान्य होने की दिशा में लौट रहा है। भारतीय नौसेना देश के तटों और समुद्री की सुरक्षा का प्रहरी है और हर पल दुश्मनों से देश की रक्षा में जी जान से जुटा हुआ है। इसके अलावा भारतीय नौसेना का एक मानवीय चेहरा है जो हर विपरीत परिस्थितियों में लोगों की मदद करता रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला 29 जुलाई को रात 11 बजे आईएनएस एरावत को कार निकोबार में मछुआरों की एक नाव सालेत मठ से स्ट्रेस सिग्नल मिला। आईएनएस एरावत ऑपरेशन समुद्र सेतु के दूसरे चरण में इंडोनेशिया के जकार्ता से कोविड-19 राहत सामग्री की डिलीवरी के बाद वापस लौट रहा है। इसके बाद जहाज पर तैनात कर्मचारी तुरंत चौकन्ना हो गए। बिना एक भी पल गंवाए आईएनएस का रुख स्ट्रेस सिग्नल वाले जहाज की तरफ मोड़ दिया गया। पोर्ट ब्लेयर आधारित 20 मीटर लंबी मछली पकड़ने वाली नाव 7 चालक दल के सदस्यों के साथ 29 जुलाई की सुबह से ही गियर बॉक्स में बड़ी खराबी के कारण बीच समुद्र में फंसी हुई थी और निकलने का प्रयास कर रही थी। मछुआरे एमएमबी चैनल 16 पर सहायता के लिए अनुरोध भी कर रहे थे। ऐसे मुश्किल समय में आईएनएस एरावत मछुआरों के लिए फरिश्ता बन गया। एरावत ने मछुआरों को सुरक्षित और सकुशल बाहर निकालने के लिए राहत अभियान शुरू किया। परिस्थिति प्रतिकूल थी। 25 समुद्री मील से अधिक तेज हवा और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। बारिश ने राहत और बचाव अभियान को मुश्किल बना दिया था, लेकिन आईएनएस के चट्टानी बुलंद इरादों के सामने तेज हवाओं ने भी घुटने टेक दिए। अब मछुआरों की नाव को आईएनएस एरावत की सहायता से पास के बंदरगाह की तरफ ले जाया जा रहा है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर सीमा पर तनाव के मुद्दे पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर के 12वें दौर की वार्ता आज हो रही है। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों की सेनाएं पेंगोंग सो के इलाके से वापसी कर चुकी हैं। 12वें दौर की बातचीत लद्दाख के चुशूल मोल्डो सीमा पर चीन की सीमा चौकी मोल्डो पर हो रही है। 12वें दौर की भारत और चीन की सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता में एलएसी पर गोगरा, डेप्सोंग और हॉट स्प्रिंग के इलाकों में मौजूद देशों की सेनाओं के डिस इंगेजमेंट पर बातचीत होने की संभावना है। चीन ने भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने चीनी पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए यात्रा प्रतिबंधों पर चिंता जताई है। बीजिंग में एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम में अपने संबोधन में मिस्त्री ने कहा कि वर्तमान वास्तविकताओं से निपटने के लिए और अधिक टिकाऊ प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने संकीर्ण मानसिकता को बढ़ावा दिया है। मिस्त्री ने कहा कि सभी देशों को आपूर्ति श्रृंखला को टिकाऊ बनाए रखने के लिए इसमें विविध तरीके से निवेश करना चाहिए। Here, I heard speakers talk of a post-pandemic world. मैंने सभी को कोरोना महामारी के बाद की दुनिया पर बात करते सुना है। मैं कोरोना महामारी को लेकर निराशावादी नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि महामारी के बाद की दुनिया के लिए सबसे पहला कदम ये है कि हमें अब की स्थिति और हालातों से सीखना होगा। हो सकता है कि कोरोना महामारी हाल की स्मृतियों में सबसे गंभीर महामारी हो।
लेकिन इसे अंतिम महामारी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भविष्य की दुनिया के लिए बेहतर और दीर्घकालिक मार्ग की आवश्यकता है, जिसमें बड़े पैमाने पर लॉकडाउन पर निर्भरता ना हो, साथ ही यात्रा पर प्रतिबंध भी ना हो, जिससे छात्र काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। भारत अगस्त में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने इसके लिए भारत की 3 अहम वरीयताएं गिनाई हैं। India will be the president of the United Nations Security Council in August. It is a singular honor for us to be presiding over the Security Council in the same month when we are celebrating our 75th Independence Day. This is our 8th tenure in the Security Council. In the last 7 months of our tenure in the Council, we have taken a principled and forward-looking position on various issues. We have been unafraid of shouldering responsibilities. We have been proactive. We have focused on issues of our priority. We have made efforts to bridge the different voices within the Council to ensure that the Council comes together and speaks in one voice on a variety of important issues of the day. This is what we will bring into our presidency. और अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी खबरों की। टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए सबसे अच्छी खबर एथलेटिक्स से आई है, जहां महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में भारत की कमलप्रीत कौर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये कमलप्रीत का पहला ओलंपिक है और अपने ओलंपिक डेब्यू पर ही उन्होंने भारत के लिए मेडल की उम्मीद जगा दी है। कमलप्रीत ने 64 मीटर का डिस्कस फेंका और क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे नंबर पर रहीं। क्वालिफिकेशन में कमलप्रीत से आगे सिर्फ अमेरिका के डिस्कस थ्रोवर रहीं, जिन्होंने 66 मीटर से ज्यादा दूरी तक डिस्कस फेंका। भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए अपने मुकाबले को 4-3 से जीतकर खुद के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। इस मैच में भारतीय जीत में अहम भूमिका निभाई वंदना कटारिया ने, जिन्होंने मैच में गोल की हैट्रिक लगाई। ये पहली बार है जब किसी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने ओलंपिक के मंच पर गोल की हैट्रिक लगाई है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु आज अपना सेमीफाइनल मुकाबला विश्व नंबर 1 चीनी ताइपे की ताइजू यिंग के खिलाफ खेलेंगी। इससे पहले शुक्रवार को सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को बेहद रोमांचक मुकाबले में 21-13, 22-20 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया था। सिंधु अगर सेमीफाइनल मुकाबला जीत जाती है तो भारत के लिए एक और पदक पक्का हो जाएगा। हालांकि सिंधु का ताइजू यिंग के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। दोनों के बीच अब तक 18 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें सिंधु केवल 5 बार और चीनी ताइपे खिलाड़ी ने 13 बार बाजी मारी है। बॉक्सिंग के मिडिल वेट मुकाबलों के क्वार्टर फाइनल में आज बॉक्सर पूजा रानी जीतने का लक्ष्य लेकर उतरेंगी। 2021 में एशियाई चैंपियन का खिताब जीतने वाली पूजा के सामने 2016 रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता चीनी बॉक्सर ली क्यू होंगी। पूजा ने अपने डिफेंस पर काफी अच्छा काम किया है और बॉक्सिंग रिंग में उनकी तेजी भी देखने लायक रही है। पूजा आज अगर इस मुकाबले को जीत जाती है तो भारत के लिए बॉक्सिंग से दूसरा पदक पक्का हो जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।